हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एल्फ्रेड एडलर जो कि वियना के साइको एनालिटिक सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे और वो भी जो है सिगमंड फ्रॉइड के से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड से अलग होकर जो है अपनी अलग से थ्योरी दी, क्योंकि वो उन्होंने कहीं ना कि जो हर एक ने ये कहा कि जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। इस कारण से जो है एल्फ्रेड एडलर ने भी अपनी कहीं ना कहीं उन्हीं के फॉलोअर थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग से थ्योरी जो है बनाई, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि बेसिकली जो एल्फ्रेड एडलर की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कुछ की कंसेप्ट कौन कौन से अगर हम लेके चलते हैं, उन्होंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हमारे में शुरू से ही सबके अंदर इंफीरियरिटी की फीलिंग्स होती हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे ओवरकम हम करना चाहते हैं और सुपीरियरिटी की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा कि होलनेस के ऊपर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि ऑर्डिनल पोजीशन जो बच्चा होता है उसकी लाइफ में, कि वो अपनी फैमिली में कौन से नंबर पे है, उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा जो है हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है उससे हमारी जो पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा हमारी जो डिटरमिन होती है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी जो है सब मिलजुल कर अपनी सोसाइटी में कैसे अटेन करते हैं, हर चीज़ को कैसे सीखते हैं, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो उसको स्टार्ट करते सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल साइकोलॉजी included the idea that human beings from the time of birth feels inferior। हम जो शुरू से ही हमारे अंदर फीलिंग होती है ड्यू टू, क्यों हम अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, क्योंकि हम लोगों से अपने आप को, जब छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर हर चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, अपने आप को छोटा समझता है, साइज में छोटा है, डिपेंडेंस होता है। तो इस कारण से क्या होता है, दिस मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स सो दैट ही कुड गेट ओवर द इनफ्रियोरिटी। इस कारण से वो क्या करता है, अपने आप को कहने का मतलब कि जब अपने आप को हर जगह देखता है कि वो डिपेंडेंट है, वो स्मॉल है, वो हर जगह अपने आप को छोटा फील करता है, तो उसकी वो आगे बढ़ने के लिए अपनी इन्फीरियरिटी की फीलिंग को ओवरकम करने के लिए सुपीरियरिटी की तरफ वो बढ़ता है। तो इसमें हम बात करते हैं नंबर 1 पे इन्फीरियरिटी फीलिंग्स। फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी द कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिकॉग्निशन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल इनसफिशियंट। दिखा क्योंकि हम फिजिकली कहीं ना कहीं इनसफिशियंट होते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है माइंड से उतने डेवलप नहीं हुए होते, तो साइकोलॉजिकल इनसफिशियंसी भी रहती है। Every child experiences this sense of helplessness because of his size and dependence on the other। अब उन्होंने कहा कि 3 तरह की उन्होंने बात किया, बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी होता है, सेकेंडली आवर इमेज इन रिलेशन टू यूनिवर्स, दुनिया के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं। एक होता है ऑर्गन, कि हम वैसे भी ऑर्गन में भी हम जो है अपने हमारे जो है उसमें भी हम अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। इन्फीरियरिटी फीलिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एबनॉर्मेलिटी बट मोटिवेशन टू इम्प्रूव। ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड इज मोटिवेटेड बाई फीलिंग और इन्फीरियरिटी टू स्ट्राइव फॉर ए हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वो चाहता है हम आगे, वो देखा नहीं आप जो छोटे बच्चे जब 3 साल, ओ आई एम, अब मैं 3 साल का हो गया हूँ, फिर वो 4 साल के, अब मैं 4 साल के, देखो 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 मैं बड़ा हो गया, आई एम ग्रोन अप चाइल्ड नाउ। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि वो भी सोसाइटी में बाकी लोगों की तरह उतने ही बड़े हों, ताकि उनको उसी टाइप को, जब अपने माँ बाप को देखते हैं कि देखा मैं भी अब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी मम्मी जैसा हो जाऊंगा, मैं भी पापा जैसा, तो इस टाइप से जो ये फीलिंग होती है, ये हमारे क्या होती है, हमारी इन्फीरियरिटी फीलिंग को हम ओवरकम करना चाहते हैं एंड जो है सुपीरियरिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे सुपीरियरिटी फीलिंग्स की। इन्फीरियरिटी फीलिंग्स लीड टू अटैम्प्ट टू ओवरकम सुपीरियरिटी। अब इस यहाँ पे बढ़ जाते हैं सुपीरियरिटी की तरफ। इसमें क्या ड्यू टू क्यों होती है, सुपीरियरिटी क्यों होती है, ड्यू टू इन्फीरियरिटी, ऐसा नहीं है। द पर्सन वॉन्ट्स टू ओवरकम दी, इसको इन्फीरियरिटी को वो ओवरकम करना चाहता है एंड अटेन्स परफेक्शन इन एवरीथिंग, परफेक्ट कंप्लीशन चाहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, सुपीरियरिटी की तरफ बढ़ता है। इट इज़ नॉट दैट पर्सन डज नॉट वांट टू ओवरकम इन्फीरियरिटी बट द पर्सन वांट्स टू बी सुपीरियर बाय टू व्हाट ही इज एट प्रेजेंट, जो है, ताकि वो जो है लोग उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें क्या होता है, फॉर एडलर सुपीरियरिटी डज नॉट मीन सोशल डिस्टिंक्शन। ये नहीं कि कोई लीडरशिप में आ रहा है वो, या सोसाइटी से अलग है वो, ऐसा नहीं है, या वो किसी प्रेस्टिजियस पोजीशन में आ गया है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जो उसकी डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर वो ख़त्म हो जाए।
फिर है सोशल इंटरेस्ट, क्योंकि एल्फ्रेड एडलर ने सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो सोशल इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हेल्पिंग सोसाइटी टू अटेन द गोल ऑफ द परफेक्ट सोसाइटी। वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हम हर सभी सोसाइटी में रहते हैं, सोशल इंटरेस्ट और बिहेवियर जैसे उन्होंने कहा है कि हर कोई जो सोसाइटी में रहता है तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। जैसे उन्होंने कहा कॉपरेशन की बात की, सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की, ग्रुप मेंबरशिप की बात की, एम्पैथी की बात की एंड सो फॉर। हम सभी जब सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल इंटरेस्ट की ही बात करते हैं, जो बाकी लोग करते हैं उनके इंटरेस्ट में ही हम काम करते हैं। देन कम टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है कि हम कैसे, हमारे जो फंक्शंस हैं हमारी यूनिकनेस मालूम होती है, हम कैसे डिफरेंट आप देखते हैं हर जो बच्चे हैं वो भी डिफरेंट लाइन में होते हैं। हमने जैसे आपने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, किसी ने इकोनॉमिक्स में लिया होगा, डिपेंड अपन यूनिकनेस आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। इसी ढंग से डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, हर कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन में होता है। तो एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर गोल, अपने खुद के गोल होते हैं, सुपीरियरिटी होती है सबके अंदर। ईच वन ट्राइज टू अचीव द सेम बाय डिफरेंट वेज। हर कोई डिफरेंट तरीके से अपने गोल को अचीव करना चाहता है। फिर है बर्थ ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में, कि उनका ये मानना था एडवर्ड ऑफ द व्यू दैट द बर्थ ऑर्डर इन विच पर्सन इज बॉर्न मेक्स ए डिफरेंस इन शेपिंग हिज पर्सनैलिटी। उसी से मालूम होता है कि उसकी पर्सनैलिटी बनती है कि बच्चे का बर्थ ऑर्डर क्या है अपनी फैमिली के अंदर। जैसे इन्होंने क्या कहा है, फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू एडलर, एडलर जो चाइल्ड होता है वन हु रिसीव्स गुड अटेंशन, जो छोटा जो नंबर 1 पे जो बच्चा होता है वह बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिलती है, वो सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड टिल द टाइम दिस चाइल्ड, जब तक बच्चा वो अकेला होता है तब तक तो ठीक है। उसके बाद जब बच्चा ड्यू टू अमाउंट ऑफ द अटेंशन दैट ही गेट्स ही समथिंग, अगर जैसे कोई दूसरा बच्चा होता है तो क्या होता है उसका जो अटेंशन का होता है अमाउंट वो क्या होता है स्पॉइल हो जाता है। दिस चाइल्ड बिकम्स डिपेंडेबल एंड जो है जो कि वो जब दूसरा बच्चा आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू में इंडिपेंडेंट है लेकिन बाद में क्या होता है वो हार्ड वर्किंग हो जाता है, डिपेंडेबल हो जाता है। बट व्हेन द न्यू सिबलिंग अराइव्स फैमिली, द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टेंड्स टू फील इंफीरियर, उसके अंदर इंफीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है, इसलिए फिर वो क्या करता है टुवर्ड्स सुपीरियरिटी की तरफ वो बढ़ता है। ही फील्स एज इट हैज़ लॉस्ट, वो ये क्या सोचता है जब दूसरा बच्चा आने से वो उसको क्या लगता है फर्स्ट चाइल्ड को, ही हैज़ लॉस्ट हिज पोजीशन एज द यूनिक वन एंड स्पेशल इन द, कि जो पहले लोग उसको इतना पूछते थे, इतना अट्रैक्ट होते थे, इतना उसको केयर करते थे, वो सोचता है कि अब वो क्या हो गया, सब चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। फिर बात करते हैं सेकंड चाइल्ड की। सेकंड चाइल्ड की उन्होंने कहा डिफरेंट पोजीशन होती है। व्हेन दिस चाइल्ड इज बॉर्न देयर इज ऑलरेडी समवन इन द फैमिली बिफोर हिम एज द एल्डेस्ट चाइल्ड। उसको लगता है कि जो दूसरा बच्चा होता है उसको लगता है पहले ही उससे पहले एक और बच्चा है जिसकी सब लोग केयर कर रहे हैं। सो ही लर्न्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर पर्सन इन हिज लाइफ। वो उसको क्या लगता है जो उससे पहले जो बच्चा है ऑलरेडी कोई है जो उसकी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो उसको देखता है कि मेरे से पहले तो एक और बच्चा भी है, सब लोग उसको उसके एग्जिस्टेंस को वो समझता है। द टिपिकल सेकेंड बॉर्न इज वन हु कंसिडर हिमसेल्फ ऑलवेज इन द रेस। वो अपने आप को हमेशा जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके साथ रेस में महसूस करता है। डेट हैज़ टू स्ट्राइव फॉर हिज पोजीशन, इसलिए वो आगे क्या करते हैं सुपीरियरिटी की तरफ बढ़ता है। फिर कहते हैं कि मिडिल चाइल्ड क्या तो स्क्वीज होता है हमेशा कि दैट हैज़ बीन सप्रेस्ड ए लॉट बाय द पेरेंट। द चाइल्ड में डेवलप एन एटीट्यूड कि वो विक्टिम होता है ऑफ इल ट्रीटमेंट एंड डेप्रिवेशन। उसको लगता है कि जो 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 ऐसा बच्चा है मिडिल चाइल्ड वो सोचता है कि मैं तो बीच का बच्चा हूँ, ऊपर वाला भी और नीचे सब लोग उसी को ज़्यादा केयर करेंगे, मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो स्क्वीज रहता है हमेशा, जिसको यहाँ से और वहाँ से दोनों तरफ से उसको झटका मिलता है, जिसको बोल सकते हैं हम। देन बात करते हैं यंगेस्ट चाइल्ड की। टेंस टू बी पैम्पर्ड, जो छोटा सबसे छोटा बच्चा होता है जैसे ऑलवेज द पैम्पर्ड चाइल्ड होता है, उसको सब बहुत ज़्यादा उसका पैम्परिंग उसके हर इच्छा को पूरी करते हैं। ही इज़ अनदर पर्सन हु गेट्स अटेंशन इन द फैमिली। वो ऐसा होता है जिसको सभी उसको केयर करते हैं। एज दे ग्रो अप दे टेंड टू टेक देयर ओन डिसीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव डिफरेंट व्यूज फ्रॉम द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एंड दे चूज टू डू व्हाट दे थिंक इज राइट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत पैम्पर्ड होता है लेकिन वो अपने आगे जो बढ़ता है तो आगे आगे अपने कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, कॉपरेट करता है, सबके साथ डिफरेंट व्यूज़ उसके होते हैं लाइफ में। ये इन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कि वास्तव में ये सब चीज़ें हम मान के चलेंगे, लेकिन क्यों हम एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये सब चीज़ें बर्थ ऑर्डर की इन्होंने बात की है। फिर बात करते हुए ओनली चाइल्ड क्या होता है, मे नॉट लर्न टू शेयर और कॉपरेट विद अदर चिल्ड्रन। वो क्या इन्होंने क्या कहा, जो छोटा एक अकेला बच्चा होता है फैमिली के अंदर वो कभी भी शेयरिंग केयरिंग नहीं सीखता। द चाइल्ड लर्न्स टू डील विद एल्डर मोर इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है कि वो
इस टाइप का जो बच्चा होता है वो उसको शेयर करना, कोऑपरेट करना बहुत कम आता है, क्योंकि उनके कोई और फैमिली में कोई बच्चा है ही नहीं। बीइंग द ओनली पर्सन इन द अटेंशन, दिस चिल्ड्रन फाइंड इट हार्ड इफ दे आर साइड लाइन। ऐसे में इन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि भाई अगर कोई इनकी केयर नहीं करता है। फिर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। ऐसे में उन्होंने क्या कहा है कि काउंसलिंग में क्या होता है कि एवरी द बेसिक एजम्पशन और एडलर की थ्योरी में क्या है, एवरी बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। हर एक का जो बिहेवियर होता है वो कोई ना गोल होता है। ह्यूमंस क्या होते हैं, सब सोशल होते हैं, और फंक्शन ऑफ द पर्सन बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो किस ढंग से वो काम करता है उसी से उसकी पर्सनैलिटी दिखती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने अगेन हिज थ्योरी फोकस ऑन द इन्फ्योरिटी फीलिंग्स विच इज सीज एज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ ऑल द पीपल। सभी अपने आप के जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर इन्फ्योरिटी की फीलिंग्स सभी के अंदर होती हैं। ही बिलीव दैट इज दिस फीलिंग बिकम द सोर्स ऑफ द स्ट्राइविंग फॉर। इसी कारण से जो होते हैं जो जिनमें सब में जो इन्फ्योरिटी की फीलिंग होती है, दिस इन्फ्योरिटी फीलिंग जो होती है मोटिवेट अस टू स्ट्राइव फॉर मास्टरी, जिसके कारण से हम जो है सुपीरियरिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने एनवायरनमेंट को मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। वी हैव द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड। हम उसको, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हमने अपने आस पास में हमारे क्या हो रहा है उसको हम इंटरप्रेट कर सके। सो इन इफेक्ट वी डू हैव द कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, हम सबका अपनी लाइफ के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। Based on this, Adler has come up with the goals that are put for the counseling as given below. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, encouraging social interest को उन्होंने फोकस किया है। To help the person deal with the feeling of, जो काउंसलर के पास वो आता है तो उसमें सोशल इंटरेस्ट उसके अंदर पे एनकरेज करते हैं वो जो काउंसलर होते हैं। फिर इसके अलावा जो इन्फ्योरिटी जो फीलिंग है उसको डील कैसे करना है उसके अंदर वो हेल्प करते हैं। मॉडिफाइंग द व्यूज़, जो क्लाइंट के जो व्यूज़ हैं उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। टू मेक द क्लाइंट फील दैट ही, उसको ये फील कराया जाता है क्लाइंट को कि वो भी सबकी तरह है। दुनिया में जो अपने आसपास जो लोग हैं वो भी उन्हीं की तरह इक्वल है, कोई वो ऊपर नीचे कोई छोटा बड़ा नहीं है। टू चेंज द फॉल्टी मोटिवेशन, जो क्लाइंट है उसकी फॉल्टी मोटिवेशन को चेंज करना है। टू मेक द क्लाइंट्स अवेयर दैट दे शुड मेक सम कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, उनको इस चीज़ का अवेयर कराना है कि तुम सोसाइटी का पार्ट हो, तुम्हारे को सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छी डीड्स के ऊपर फोकस करवाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। सबसे पहले कैसे क्लाइंट को जो काउंसलर है कंफर्ट फील कराएगा। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, जैसे हमने ऑलरेडी अपनी काउंसलिंग की सब वीडियोज में पढ़ा है कि कैसे सॉरी कैसे जो है काउंसलर का काम क्या होता है, क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराना, अच्छा रिलेशनशिप बनाना, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप इज वन ऑफ द केयरिंग। उसको केयर करना, उसको इन्वॉल्व हो, जो सुन रहा है जो बोल रहा है उसमें केयर करे उस चीज़ को, अच्छा लिसनर हो, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दिखाए, फ्रेंडली बन के रहे, उसका आई कांटेक्ट देखे, जो बोल रहा है क्लाइंट उसको ध्यान से उसमें आई टू आई कांटेक्ट हो। ये पॉजिटिव रिलेशन इज क्रिएटेड इन दिस फेज, क्योंकि एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप में सबसे बड़ा क्या होता है, दोनों जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो उनकी रैपिड बिल्डिंग जिसको हमने किया था वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो क्लाइंट है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट बिल्ड हो, अब अपने बारे में सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बता सकता है। मेन टेक्निक्स यूज्ड इन दिस फेज आर लिसनिंग एंड एम्पैथी। This caring wave therapist is likely to make them feel more understood and accept, ताकि क्लाइंट को लगे कि उसको बहुत अच्छे से सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द इंडिविजुअल डायनामिक, जो उसके अंदर क्या चल रहा है क्लाइंट के अंदर उसको निकलवाना कैसे होगा। दो तरह की टेक्निक इसमें यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट है एक तो ऑब्जेक्टिव, सेकेंड कौन सी है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है और सब्जेक्टिव में क्या होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, क्लाइंट इज आस्क्ड टू टेल हिज स्टोरी, अपने बारे में डिटेल में वो बताए। मेयर एक्टिव लिसनिंग एंड स्किल्स आर नॉट इनफ, ये जो भी अपने बारे में वो जानता है अपने बारे में वो बताए। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव अप्रोच। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उससे काउंसलर खुद अब बोलता है, खुद पूछता है, ताकि वो क्वेश्चन पूछता है और क्लाइंट उसका आंसर देता है। तो वेरियस डायमेंशंस के ऊपर जो क्लाइंट के पार्ट पे जो लाइफ में क्या चल रहा है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। अलॉन्ग विद दिस देयर आर फ्यू अदर थिंग्स विच आर कंसिडर्ड अबाउट द क्लाइंट एंड दीज आर व्हाट आर द ऑर्डिनल। इसके अलावा उसके क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपकी जब फैमिली में आपकी ऑर्डिनल पोजीशन क्या है, आप कौन से नंबर के बच्चे हो, जिसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनल पोजीशन को फोकस किया है।
इसके अलावा उनकी फैमिली की बाकी डिटेल्स की भी ली जाती है, उनकी पोजीशन क्या है, हाँ, वो कहाँ पे अपने को फील करते हैं, उनकी फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात की जाती है, कौन कौन उनकी फैमिली में, ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने इंडिविजुअल के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। द थेरेपी ऑल्सो सिक्स व्हाट आर द पर्सन प्रायोरिटीज़, वो ये भी देखते हैं जो पर्सन है जो आया है क्लाइंट उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। दे ब्रॉडली डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टाइप, कौन कौन सी इन्होंने बात की है। नंबर एक पे पीपल विद सुपीरियरिटी, ऐसे लोग, इन्होंने क्या कहा है कि एल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा है, तो जो पर्सन की जो प्रायोरिटी होती हैं वो क्या होती हैं, उसको इन्होंने 5 तरह से बताया है, 4 तरीके से। पीपल, ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा सुपीरियर फील करते हैं। दे आर द पीपल और इंटरेस्टेड इन, जो लीडरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं। दे कैन नॉट टेक लाइफ इन टू द, वो हमेशा क्या करते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ मीनिंग ही ढूंढते रहते हैं। अब उनमें बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। देर कम, और अपने आप को वो क्या कहते हैं कि हम हमेशा ओवरवर्कड हैं, ओवरबर्डन, जो इस टाइप के लोग होते हैं जो कि हमेशा आगे ही बढ़ना चाहते हैं, सुपीरियरिटी की तरफ ही फोकस करते हैं, अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ मीनिंग वो ढूंढते ही रहते हैं। द नीड फॉर कंट्रोल, उसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये वो लोग होते हैं जो कि हर सिचुएशन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। दे आर रेडी टू बी अवे फ्रॉम अदर्स, वो चाहे लोगों से उनको अलग भी मिलना रहना पड़े तो कोई बात नहीं। इफ़ दे कैन, उनको सक्सेस चाहिए और उस सक्सेस के लिए वो क्या है हर एक से अलग होना भी पड़े तो वो तैयार हो जाते हैं। फिर ये कौन से होते हैं, पीपल सीकिंग कंफर्ट, जो कि हमेशा अवॉइड को जो पेन है उसको अवॉइड करते हैं। दे अवॉइड फेसिंग द प्रॉब्लम, वो किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, कोई पेन नहीं लेना चाहते। और दे आर ऑल राइट विद द लेसर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी उसको भी फोकस नहीं करते, उन्हें क्या वो दे पा रहे हैं सोसाइटी को उससे भी वो फोकस नहीं करते। लेकिन इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं क्यों हम झंझटों में पड़े, जो चल रहा है उसको चलता रहने दें। उसके बाद के पीपल हु वांट टू प्लीज, जो कि दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। कैन नॉट टेक द रिजेक्शन बाय अदर, जो चाहते ही नहीं कोई इनको रिजेक्ट करे, हमेशा जो है लोगों को खुश करने में ही वो लोग लगे रहते हैं। अब बात करेंगे एनकरेजिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट, इसमें क्या होता है, कहाँ पे वो उसको समझना, कहाँ पे उसमें इंसाइट देखना, कहाँ पे उसको कैच करना। दिस थेरेपी बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ हैज पर्पस इफ द क्लाइंट इज विलिंग टू डिस्क्लोज व्हाट ही फील्स एंड हाउ ही फील्स एंड थिंक देयर वुड बी ऑफ वैल्यू। अब जहाँ पे क्लाइंट को, उसको काउंसलर को लगता है कि क्लाइंट को कितनी कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, तो उसको मोटिवेट किया जाता है। थेरेपिस्ट गिव द टाइमली इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लाइंट्स लाइफ does in turn make the client get rid of the unwanted complex, जो उसकी लाइफ में ऐसे है अनवांटेड चीज़ें हैं उनसे वो दूर रहे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट आर शेयर्ड इन दिस अप्रोच आर ऑलवेज ओपन एंडेड होते हैं, जो उनको बोलना है वो बोलें, ताकि उनको इनक्रीज किया जाता है अपने, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको हम समझ सकें, खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े और काउंसलर को भी इसमें हेल्प मिले। द क्लाइंट अंडरस्टैंड हिज मोटिवेशन ग्रेजुअली इन दिस वे। फिर है हेल्पिंग विद रीओरिएंटेशन, जहाँ पे क्लाइंट को रीओरिएंट करने की ज़रूरत होती है, जहाँ उसकी जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ काउंसलर उसको ठीक किया जाता है। जहाँ पे इस प्रोसेस में मेनली क्या होता है, रीओरिएंट करना, उसको चेंज करना। In this mutual agreement between the client and the therapist, the client extend the understanding to action by this the time। इसमें क्या कहते हैं, क्लाइंट्स बिलोंगिंगनेस है, बीइंग वैल्यूड, जब उसको ऐसा फील होता है तो क्या होता है, वो अपने आप को अच्छा फील करता है, अपने में रिवील करता है, तो क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू रीएवेलेट द मोटिवेशन दैट इज वर्किंग विद सो फॉर इन हिज लाइफ। अब तक उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको जो मोटिवेशन होती है हो सकता है वो कम हो, उनको रीएवेलेट कराया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है। ही अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग एंड व्हाट इज़ प्रोवाइडिंग। हम उसको खुद में इतनी समझ आ जाती है, इतनी उसमें इंसाइट आ जाती है कि वो उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है, ताकि कौन सी चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, उसको रीओरिएंट किया जाता है। फिर है एनकरेजमेंट प्रोसेस, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं, पुश बटन जिसको बोलते हैं, उसका पुश बटन भी कह सकते हैं, कि वो कहाँ पे जो है सही है उस चीज़ को जो है मोटिवेट किया जाता है, पुश बटन। इसमें क्लाइंट को मोटिवेट किया जाता है। दिस मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ थेरेपी, इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट मेक्स द क्लाइंट अवेयर अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स, के सामने कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको उसके बारे में उसको अवेयर करा जाता है कि आप ऐसा ये भी कर सकते थे। डिस्कस अबाउट दिस एंड ट्राई टू रीच ए फाइनल डिसीजन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द थेरेपिस्ट
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट। इसमें उसको ऑल्टरनेटिव दिखाए जाते हैं, उसको हेल्प टू आइडेंटिफाई देम, विच इन टर्न क्या होता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, उसको ये समझाया जाता है कि आपकी ये जो थिंकिंग है ये आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, ये तरीके हैं, आप इनसे अपने आप को जो है ओवरकम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ओवरकम आप कर सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट ये सब चीज़ें उनको एनकरेज किया जाता है टू एक्सप्लोर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फिर द थेरेपिस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मच कॉग्निशन दैट इज़ हार्मफुल। अगेन वही सब चीज़ें हैं कि उसकी जो हेल्प की जाती है कि ऐसी कॉग्निशन, ऐसी सोच को ठीक किया जाता है जो उसके लिए हार्मफुल है। ही यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस पर्पज। दिस मेक्स द क्लाइंट फील दैट ही इज़ इन चार्ज ऑफ द, उसको ये बताया जाता है कि तुम खुद ही अपनी लाइफ के लिए जिम्मेवार हो, खुद ही अपनी लाइफ के इंचार्ज हो। इस टाइप का उसको इंक्रेजमेंट दिया जाता है, उसको मोटिवेशन दी जाती है। चेंज एंड सर्च फॉर न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें क्या होता है क्लाइंट को कैचिंग वन सेल्फ इसको बोलते हैं। उसको खुद समझाया जाता है कि आप जब खुद ही अपनी लाइफ में जिम्मेवारी लो, आप खुद ही अपने खुद इन लाइफ को चेंज कर सकते हो, खुद ही अपने ऑल्टरनेटिव जो आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छे ऐसे डिसीजन आप लो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। दिस फेज द क्लाइंट मेक डिसीजन एंड ऑल्सो मोडिफाई देयर goals. The therapist suggests that client is to keep a watch on the process of catching the old pattern. Once the client, जब क्लाइंट को अवेयर हो जाता है ऐसे चीज़ों के बारे में, वह खुद की जिम्मेवारी लेनी स्टार्ट कर देता है, इट बिकम्स ईजियर टू डील विद, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज़ द फेज इन विच द क्लाइंट ट्राइज टू फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। अपनी खुद की लाइफ का जो प्रॉब्लम चल रही होती है उनका सोल्यूशन वो खुद लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीख जाता है। यहाँ पे आके फिर क्या होता है, काउंसलिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइप से अल्फ्रेड एडलर ने कैसे उन्होंने ऑर्डिनल पोजीशन पे बात की है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की है, सुपीरियरिटी की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं, सोशल करेक्टिवनेस की बात की है, लाइफ के अंदर हम कैसे जिम्मेवारी लेते हैं, कैसे हमारी जो थिंकिंग होती है, कैसे हमारी जो हिंड्रेंसीज होती है, जो प्रॉब्लम को हमारे को जिसका हमें प्रॉब्लम होती है उनको ओवरकम करना जो है इसमें सिखाया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करेंगे कैरन हॉर्नी की।